28 फरवरी 2026 को ईरान की कैपिटल तेहरान में आयतुल्ला खमेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके कंपाउंड पर अटैक होता है। ये अटैक अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किया। उन्होंने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया और इसमें आयतुल्ला की डेथ हो जाती है। लोगों को लगता है कि अब ईरान का एंड आ चुका है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने साबित कर दिया कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं। एक तरफ सुपर पावर और दूसरी तरफ अकेला ईरान, फिर भी लड़ाई बराबरी की थी। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वाई ईरान इज अनडिफीटेबल। मैंने जब ईरान के बारे में तहकीक करना शुरू किया तो एक सवाल बार बार सामने आता, क्या वाकई ईरान को शिकस्त देना नामुमकिन है या ये सिर्फ एक बयानिया है। ईरान को समझने के लिए हमें सिर्फ आज नहीं देखना बल्कि इसकी जड़ों में जाना होगा, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ एक रियासत नहीं, ये मुसलसल चलती हुई तारीख है जो हर दौर में खुद को नए अंदाज में पेश करती है। अगर आप नक्शा देखें तो ईरान एक आम सा मुल्क लगता है, मगर हकीकत में ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यहाँ रियासत का तस्वर हजारों साल पहले मौजूद था। यहाँ पर डिसिप्लिन, कानून और ताकत सदियों से चलते आ रहे हैं। इसलिए ईरान की सोच और इसकी तहजीबी गहराई इसे बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। ईरान की ताकत का पहला इजहार बहामशी एम्पायर में नजर आता है। ये वो वक्त था जब ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल था। ईरान के लीडर साइरस ने न सिर्फ इलाके फतह किए बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जो मुख्तलिफ कौमों को साथ लेकर चलता था। ये ताकत सिर्फ तलवार की नहीं थी बल्कि ये डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी की थी, और यही ईरान की बुनियाद बन गई। फिर वक्त बदला, यूनानी आए, अलेक्जेंडर ने हमला किया। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, ईरान कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, ये हमेशा किसी न किसी शक्ल में बाकी रहा। ईरान पर अरबों ने हमला किया, फिर मंगोल आए और हर बार तबाही हुई, मगर हर बार ईरान ने खुद को दोबारा बनाया। यही वो पैटर्न है जो ईरान को खास बनाता है। ये मुल्क हार कर ख़त्म नहीं होता बल्कि हार को अपनी ताकत बना लेता है। अब हम आते हैं जदीद ईरान की तरफ। 20वीं सदी में पहलावी ख़ानदान ने ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। मोहम्मद रज़ा शाह पहलावी ने मगरबी तर्ज पर तरक्की लाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फौज मजबूत हुई। मगर इस तरक्की के साथ एक मसला भी आया, अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ने लगे और यही फासले आगे बढ़कर एक बड़ी रिवॉल्यूशन की वजह बने। उस वक्त बज़ाहिर ईरान तरक्की कर रहा था, मगर अंदर से हालात मुख्तलिफ थे। सियासी आज़ादी कम थी, मजहबी हल्के तंग थे और अवाम खुद को नज़रअंदाज महसूस कर रहे थे। फिर 1979 आया और ईरान इनकलाब के दौर में दाखिल हो गया। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, आयतुल्ला खमेनी की क़यादत में ईरान ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा रास्ता जो मगरब से मुकम्मल मुख्तलिफ हो। वो सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते थे बल्कि पूरे निज़ाम की तब्दीली चाहते थे। यहाँ सिर्फ सियासत नहीं थी बल्कि नज़रिया भी हुक्मरानी करता था। यही चीज़ ईरान को बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि अब फैसले सिर्फ मफाद पर नहीं थे बल्कि अकीदे और नज़रिए पर होते थे। इनकलाब के फ़ौरन बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए। ईरान ने अमेरिका के तमाम सफारतकारों को कैदी बना लिया। यहाँ से एक तवील दुश्मनी शुरू हुई जो आज तक जारी है। ये सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं है बल्कि दो नज़रियात का टकराव है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई, मईशत को दबाने की कोशिश की, ईरान को आलमी निज़ाम से अलग करने की कोशिश की, मगर ईरान ने इस दबाव को बर्दाश्त करना सीख लिया और आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ने लगा। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। इसमें ईरान तकरीबन अकेला था, मगर इसने हार नहीं मानी। ये जंग ईरान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी, जिससे उसने सीखा कि सर्वाइवल के लिए खुद को मजबूत करना ज़रूरी है। इस जंग के बाद ईरान ने अपनी पॉलिसी बदली। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ रिवायती जंग पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि नए तरीके अपनाएगा। यहाँ से एसिमेट्रिक वारफेयर का तस्वर सामने आया, यानी कम वसाइल में ज़्यादा असर, और यही ईरान की पहचान बन गई। ईरान ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात बनाए, लिबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हौसी और इराक में मिलिशियास। ये सब एक नेटवर्क का हिस्सा बन गए और एक ऐसी ताकत बनी जो बराह रास्त नज़र नहीं आती मगर असर बहुत गहरा रखती है। ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। ये खुली जंग नहीं थी मगर एक मुसलसल कशीदगी थी। दोनों एक दूसरे को खतरा समझते थे और इसीलिए ये तनाज़ा कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये वक्त के साथ और बढ़ता गया। ये जंग मैदान में नहीं लड़ी गई बल्कि खुफिया तरीकों से हुई। साइबर हमले,
खुफिया ऑपरेशंस और टारगेटेड हमले, ये सब इस जंग का हिस्सा रहे। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत काम किया। ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये मिसाइल दूर तक अटैक कर सकते हैं। ईरान इसे दिफाई ज़रूरत कहता है, मगर दुनिया इसे एक खतरा समझती है। दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन्स ने दुनिया की तवज्जो हासिल की। ये सस्ते हैं मगर इफेक्टिव। ये जंग के मैदान में बड़ा फर्क डालते हैं और यही ईरान की हिकमत अमली है, कम वसाइल में ज़्यादा नुकसान पहुँचाना। इसे एसिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं। ईरान ने साइबर वारफेयर में भी तरक्की की है। ये एक ऐसा मैदान है जहाँ रिवायती फौज की ज़रूरत नहीं बल्कि जहानत और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। ईरान ने इस मैदान में खुद को साबित किया है। ईरान का एटमी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है। ईरान कहता है कि हम इसे पुरअमन मकासद के लिए बना रहे हैं, मगर दुनिया को शक है कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है, और यही चीज़ इस मसले को सेंसिटिव बनाती है। पाबंदियों के बावजूद भी ईरान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स नहीं हुई। यहाँ मुश्किलात ज़रूर हैं मगर निज़ाम चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान ने प्रेशर में जीना सीख लिया है और यही इसे मजबूत बनाता है। ईरान में हुकूमत का कंट्रोल मजबूत है। यहाँ निज़ाम को चैलेंज करना आसान नहीं। ये कंट्रोल बाज़ औक़ात तनकीद का बायस भी बनता है, मगर यही चीज़ इस्तेहकाम भी देती है, और यही इस्तेहकाम ईरान को अंदर से मजबूत रखता है। ईरान की जियोग्राफी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़, सहरा और वसी रकबा। किसी भी हमला आवर के लिए ये आसान हदफ नहीं, और यही वजह है कि बराह रास्त जंग मुश्किल हो जाती है। ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है और एजुकेटेड भी है। ये इंसानी वसाइल किसी भी मुल्क की असल ताकत होते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी और साइंस में। ईरान ने इस पहलू पर बहुत काम किया है। ईरान सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि इसका असर पूरे मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। ये असर सियासी भी है और फौजी भी। यही चीज़ ईरान को इलाकाई ताकत बनाती है। हालिया बरसों में कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान, ये तीनों एक कम्प्लेक्स ताल्लुक में बंधे हुए हैं, और एक छोटा सा कदम एक बड़ी जंग को जन्म दे सकता है। यहाँ एक सवाल अहम है कि इतनी कशीदगी के बावजूद भी खुली जंग क्यों नहीं होती। इसकी वजह यह है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ईरान की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा डिटेरेंस है, यानी दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि हमला महंगा पड़ेगा। यही वजह है कि हर दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, और यही ईरान की कामयाबी है। ईरान सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बयानी में भी लड़ता है। वो अपनी तस्वीर को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर पेश करता है, और यही तस्वीर इसे दुनिया के सामने मजबूत बनाती है। ईरान में भी बहुत सारे माशी और सियासी मसाइल मौजूद हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये मसाइल इसे कमज़ोर करते हैं या मज़ीद मजबूत बनाते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नेटवर्क है। इसे रोकने के लिए सिर्फ फौज काफ़ी नहीं बल्कि मुकम्मल हिकमत अमली चाहिए। ईरान जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, बल्कि ये हमेशा एक लंबा खेल खेलता है जिसमें सालों बल्कि दहाइयों की प्लानिंग होती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम असल सवाल पर आते हैं, क्या ईरान बाकी नाकाबिल शिकस्त है? हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर नाकाबिल शिकस्त नहीं होता, मगर कुछ ममालिक को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल होता है, और ईरान उन्हीं में शामिल है। ईरान ने एक ऐसा तासुर बनाया है जो इसे मजबूत दिखाता है, और ईरान का ये तासुर एक हथियार बन गया है। ईरान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये एक जारी अमल है। हर दिन, हर वाक़या इसकी कहानी को नया रुख देता है, और शायद यही वजह है कि ईरान को समझना आसान नहीं और इसे शिकस्त देना नामुमकिन है।